Hello, my dear students. This is your officer, Dr. Ranjan Sinha. I welcome my students, my well-wishers, my viewers, everyone in my new channel, RKS Academic Zone. आप लोग नहीं भूलेंगे, इसके पहले मैंने आप लोगों के लिए प्रीवियस कुछ वीडियोस छोड़ रखा है और जब आप सीक्वेंस के मुताबिक उन वीडियोस को देखेंगे तब वाकई आप ये फील करेंगे कि वो वीडियोस आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को यह बताया था कि एज ए स्टूडेंट, एक छात्र होने के नाते आप आर्ट्स का चयन क्यों करेंगे, आर्ट्स विषय को क्यों चुनेंगे। और अक्सर समाज में ऐसा धारणा बना हुआ है, आपके दोस्तों के बीच ऐसी बात होती है, आपके फैमिलीज में ऐसी बात होती है कि आर्ट्स पढ़ने वाले बच्चे शायद कमजोर होते हैं, क्योंकि जो मेरिटोरियस बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वो साइंस चूज करते हैं, कॉमर्स चूज करते हैं, और जो सबसे टैलेंटर्स हैं वो शायद आर्ट्स लेते हैं। तो मैंने इस धारणा का खंडन करते हुए ये कहा था सबसे पहले कि नहीं, ये बिल्कुल ही हमारे लिए मिसकंसेप्शन है। तो बिल्कुल सही पकड़ा आपने। आज जो टॉपिक को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा वो सिंपली कंसेप्शन एंड मिसकंसेप्शंस रिगार्डिंग आवर कॉम्बिनेशंस, चूजिंग सब्जेक्ट्स, प्रिपेयरिंग नोट्स। हम नोट्स कैसे तैयार करेंगे, हम कॉम्बिनेशंस को, अपने सब्जेक्ट्स को कैसे चूज करेंगे, सेल्फ स्टडीज हम कैसे करेंगे, प्रिपरेशंस हम कैसे करेंगे, हमारे पास सिलेबस कैसा होगा, मार्किंग स्कीम कैसा होता है, 6 सब्जेक्ट रखना जरूरी है या नहीं। ये छोटे छोटे कुछ ऐसे चीजें हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स के लिए कुछ कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो चलिए मेरे स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को इन्हीं कुछ बातों को लेकर सामने रखेंगे आपके सामने, और आप हमसे रूबरू होकर, अगर आपके पास मेरे कुछ कहने के बाद भी कुछ किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में उसको लिखेंगे, ताकि मैं फिर आकर आपके सामने रहकर आपका ये कंफ्यूजन को दूर कर दूं। तो कुछ कंसेप्शन एंड मिसकंसेप्शंस। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले अपने मन से यह धारणा हटा दें कि आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप समाज में सबसे कमजोर वर्ग के स्टूडेंट्स हैं। नहीं, आप सबसे ताकतवर स्टूडेंट्स हैं। आपके पास इंटेलिजेंसी है, आपके पास मेमोरी पावर है, आपके पास वह हुनर है, आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा खुद को साबित कर सकते हैं, और आपके पास पूरी दुनिया है। आर्ट्स पढ़कर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जिसका चर्चा मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में किया हुआ है। आप उसको देखेंगे तो आपको पता लगेगा। आज जो कंसेप्शन और मिसकंसेप्शन को लेकर हम लोग चलेंगे वह है, सर्वप्रथम जब आपने सब्जेक्ट चूज कर लिया तो यह देखना है कि सब्जेक्ट चूज करने के पहले आपने स्ट्रीम चूज किया, आपको आर्ट्स पढ़ना है, अब आप सब्जेक्ट की तरफ गए, सब्जेक्ट आपने चूज कर लिया। नहीं, यहां पर मैं अवश्य आपको सतर्क करना चाहूंगा कि बिफोर दैट आप सब्जेक्ट चूज करने के पहले उसको अच्छे तरीके से समझें, कि आप सब्जेक्ट का एक आउटलाइंस देखें, हर विषय के बारे में थोड़ा सा जानकारी लें, प्राप्त करें कि वो विषय आपके लिए इंटरेस्ट का विषय है या नहीं। किसी भी विषय को आप आगे उठा लें और यदि उसके ऊपर गहन अध्ययन करते हैं, अच्छे तरीके से अध्ययन करते हैं, तो कोई भी विषय आपके लिए खोखला विषय नहीं है। हर एक विषय आपको कुछ ना कुछ देगा और उसके पीछे आपका कैरियर बनेगा, अवश्य बनेगा। इसीलिए उसको आपको देखना है कि आपके रुचि के मुताबिक आपका सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए। देयर आर मेनी सब्जेक्ट्स, जैसे सोशियोलॉजी, मैं सोशियोलॉजी पढ़ाता हूं। सोशियोलॉजी, अगर मुझसे कोई पूछे सोशियोलॉजी क्यों पढ़ाते हैं, सोशियोलॉजी में क्या है, तो मैं कहूंगा सोशियोलॉजी सोशल साइंस है, समाज का विज्ञान है। हम समाज में रहते हैं, हम समाज के बारे में जानना चाहते हैं, और मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही था और मैंने इसीलिए सोशियोलॉजी को लेकर आगे बढ़ा। कॉलेज सर्विस में गया, रिसर्च स्कॉलर बना, पीएचडी किया, आगे की तरफ गया, रिसर्च स्कॉलर के रूप में मैंने काम किया। तो यहां पर एक फोकस्ड एम था कि मुझे उसको लेकर आगे बढ़ना है। अब आप ये तय करेंगे, अगर आपको बीपीएससी में जाना है, यूपीएससी में जाना है, कहीं भी कुछ रखना है, तो आप कौन सा विषय का चूज यानी चयन करेंगे, कौन से विषय को चूज करेंगे, चुनेंगे। तो वहां पर आपको देखना है, मार्क फेचिंग किसी में भी आप ला सकते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ धारणाएं ऐसे हैं, जैसे सोशियोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, इसमें मार्क्स ज्यादा आते हैं, लोग कहते हैं।
लेकिन फिर भी अगर आपका कमांड होगा उन विषय पर तो आप अवश्य अच्छे नंबर लाएंगे। ठीक है, तो विषय चुनने के पहले आप अपने इंटरेस्ट को उसके साथ मिला लेंगे, देख लेंगे, एक आउटलाइन लेंगे। आज का जमाना जो है नेट का है, आपको हर एक चीज, हर एक विषय के बारे में आउटलाइंस जो आपको नेट से मिल जाएंगे। और ज्यादातर स्टूडेंट्स के पास आज जो है एंड्रॉइड फोन्स होते हैं, इसीलिए आप एक आउटलाइन से उसको देख लेंगे, आपका इंटरेस्ट किस तरफ जा रहा है। फिर आप कॉम्बिनेशन चूज करेंगे। साथ ही आपको जो लैंग्वेज लिटरेचर, जो भी इंग्लिश हिंदी जो भी चूज करने हैं, वो भी आप अपने मुताबिक चूज करेंगे, कैरियर को सामने रखते हुए। रहा 6th विषय का चुनाव, यानी जिसको हम लोग एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये पहले से इसका कंसेप्शन ऐसा नहीं कि आज बना है, ये पहले भी था। जब मैंने भी अपना इंटरमीडिएट किया था तो उस समय भी ये था जब हमें भी एक्स्ट्रा विषय चुनने का मौका दिया जाता था, और मैंने स्वयं भी इसका चुनाव किया था। और उस वक्त क्या होता था, उसका एक फायदा था कि अगर कॉम्बिनेशन के किसी विषय में आपका बाय द वे मार्क्स कम आते हैं बनस्पत एक्स्ट्रा सब्जेक्ट से, तो एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट होता था वो कॉम्बिनेशन में आ जाता था, और जो सबसे कम नंबर लाया है या विद्यार्थी कहीं वो किसी कारणवश से फेल कर गया, जो भी, वो एक्स्ट्रा में चला जाता था। तो ये सुविधाएं हैं, घूम फिरकर वही मोरलेस अभी भी हमारे साथ है। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा विषय को आपको चूज करना ही है या नहीं करना है, ऐसा नहीं। आप अगर चूज करेंगे फिर वो आपका इंटरेस्ट होगा, आपका पर्सनल स्किल होगा, आपका पूर्ण रूप से अपने ऊपर कमांड होगा कि हम एक और विषय को अपने इस कॉम्बिनेशन जो है उसके साथ मिला सकते हैं या नहीं, उसका स्टडी कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। लेकिन एक फायदा अवश्य होता है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का, ये नहीं एक विषय आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, उसके बारे में भी जानकारी आपको मिल जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि आप अपना सेल्फ स्टडी कैसे करेंगे, नोट्स प्रिपरेशंस कैसे करेंगे। नोट्स का प्रिपरेशंस जो है, सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप ये जो आजकल मार्केट में चला हुआ है गेस्ट पेपर्स, तरह तरह के गेस्ट पेपर्स, जानते हैं ये क्या करता है, आपके दिमाग को पहले ही ब्लॉक कर देता है, और वहां पर आपको ऐसा लगता है कि ये जो छोटे मोटे 15 क्वेश्चंस हैं या जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसको हम याद कर लेते हैं, और सिर्फ हमारा मोटो होता है एग्जाम को पास करना। फिर मैं वही बात कहूंगा, अगर सिर्फ पास करने तक की आपका जस्ट लिमिट होगा तो फिर आप सिर्फ पास ही करेंगे, और वो भी इंटरमीडिएट का एग्जाम्स। आगे जब ग्रेजुएशन की तरफ चलेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं ढंग से आगे, उस समय शायद आपका विषय भारी लगने लगे और आपका रुचि घटने लगे। इसीलिए प्रारंभ से ही उस विषय के ऊपर अच्छे तरीके से अध्ययन करें। तो एक बुक्स ले ले, एनसीईआरटी के बुक्स अभी चलते हैं, एनसीईआरटी का जो बुक्स होगा, कुछ हेल्पिंग बुक्स अपने साथ रख ले। अगर कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल्स में हो, +2 स्कूल्स में हो, कहीं भी हो, तो वहां आप लाइब्रेरी देखें, बुक्स की सुविधाएं अगर हो तो उसको आप जरूर लें, उस सुविधाओं का लाभ उठाएं। साथ ही कुछ एक्स्ट्रा बुक्स अपने पास रखें कॉम्बिनेशन रिलेटेड, ताकि आपका एक गहन अध्ययन उसके ऊपर हो। और हर विद्यार्थी के लिए मैंने पहले भी कहा, सेल्फ स्टडी कम से कम 4 से लेकर 5 घंटा मिनिमम तो होना ही चाहिए। वो आपको बांध लेना पड़ेगा कि चाहे सुबह, शाम में, दोपहर, जिस वक्त आपको मिले, वक्त मिले, वो उसको कुल मिलाकर मिनिमम 4 to 5 आवर्स आपके लिए होना चाहिए। भले आप कहीं कोचिंग जाओ, किसी मेंटर से मिलो, क्लासेस करो, लेकिन सेल्फ स्टडी इज क्वाइट एसेंशियल, इसको हमेशा याद रखें। अब आइए आप नोट्स बनाने का तरीका। नोट्स जब बनाएंगे, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि जब नोट्स बनाएंगे, यानी नोट्स को भी आप उसी तरीके से बनाएंगे, पहले इंट्रोडक्शंस होगा क्लियरली, फिर उसको इंट्रोडक्शंस को आप आगे जजमेंटल होगा, वहां आप डेफिनेशंस लिखेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर वहां पर जेस्ट होगा, एशेज होगा, जो पूछा जाएगा आपसे, या तो वर्गीकरण हो, क्लासिफिकेशंस, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हो, या विशेषताएं, गुण दोष लिखना हो, मेरिट्स डेमेरिट्स, तो जो भी चीज हो उसको आप लिखेंगे, सब पैरा चेंज कर करके लिखेंगे, और अंत में कंक्लूजन होना चाहिए, निष्कर्ष, जो आपने समझा वो आप आंसर्स के रूप में वहां लिखेंगे। ये हो गया आपका नोट्स बनाना, और विधिवत आप उस नोट्स को बनाते चले। बुक्स जब आप पढ़ लेंगे तो उस हिसाब से कुछ डिस्क्रिप्टिव जो अप्रोच होगा, उसके क्वेश्चंस होंगे, उस क्रम में आप क्वेश्चंस को बनाएंगे। वहां क्या होता है कि अभी आप लोग का पाठ्यक्रम के मुताबिक, पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस होते हैं, आईक्यू क्वेश्चंस कुछ होते हैं, फिर आपका जो है सेमी ऑब्जेक्टिव से आप बढ़ते हैं, जो जिसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव में सेमी डिस्क्रिप्टिव कुछ होते हैं और फुल डिस्क्रिप्टिव होते हैं, यानी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डिस्क्रिप्टिव कुछ लिखना पड़े, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो ज्यादा लिखना पड़े, यानी इसमें कुछ और ज्यादा, यहां भी इसका अंतर आप स्पष्ट करेंगे।
जो कुछ लिखना पड़ेगा, यानी अगर आपको लगे कि यहां पर मुझे 2 नंबर के या 3 नंबर के क्वेश्चंस हैं, तो अकॉर्डिंग टू द मार्क आप उस मार्क्स के मुताबिक आप लिखेंगे। कम से कम 2-3 नंबर का जो क्वेश्चंस आएगा वहां कम से कम मानकर चलिए कि आपका हाफ ऑफ द पेज एक आंसर्स होना चाहिए, एक समझाकर आंसर्स होना चाहिए। जो फुल क्वेश्चंस आप लिखेंगे तो रैंडमली, वो ऐसा नहीं कि आपने शुरू किया और खत्म कर दिया, ऐसा नहीं। तो फिर उसी तरीके से जैसा मैंने आपको नोट्स के रूप में बताया, आप नोट्स को लिखेंगे। और एक बात अवश्य ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि हमको ऑब्जेक्टिव लेना है, तो ऑब्जेक्टिव में शायद हमको 40 क्वेश्चंस मिले, 50 क्वेश्चंस मिले हैं, तो हमको लिखना है, हम 50 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। या अगर ऐसा कभी हो कि आउट ऑफ 100 आपको 50 लिखना हो, या ऐसा हो कि आउट ऑफ 50 आपको 20 या 25 या 30 लिखना हो। जैसा भी सिलेबस बदला, आगे कुछ हो कैसा हो इसके लिए नहीं, वो तो सिलेबस आप लोग फेच करेंगे। रिसेंटली जो जिस ईयर में है वहां सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप सिलेबस ले लेंगे, वहां पर मार्किंग स्कीम आप समझ लेंगे, अपने टीचर से, अपने लेक्चरर से बात कर लेंगे, ताकि आप क्लियर हो जाए उस बात को लेकर कि अभी इस प्रेजेंट करंट सेशन में आपके साथ कैसा चल रहा है। बहुत सारे वीडियोस में हमने देखा हुआ है कि एक जनरल बात कह दी जाती है, लेकिन टाइम टू टाइम, जैसे अभी लास्ट ईयर हमारे कोरोना काल में कुछ चीजें बदली थी वहां पर, लेकिन हो सकता है आगे फिर उसका रद्द-बदल हो। तो इसलिए मैंने कह दिया कि इसका कोई थंब रूल नहीं है कि इतने ही ऐसे होंगे। तो वहां पर आपको ध्यान देना होगा कि आप क्लास में जब जाएंगे, टाइम टू टाइम आप अपडेट रखेंगे अपने आप को, वहां पता कर लेंगे कि आपके पास कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, आउट ऑफ दैट आपको कितने सॉल्व करने हैं, सेमी डिस्क्रिप्टिव कितने क्वेश्चंस हैं और उसमें से आउट ऑफ दैट आपको कितने सॉल्व करने हैं, फिर उस तरह से फुल डिस्क्रिप्टिव कितने हैं, आउट ऑफ दैट आपको कितने सॉल्व करने हैं, और उसको आप उसी मुताबिक जो मैंने अभी बताया उसको सॉल्व करेंगे। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उस सिर्फ गेसिंग पे आप उसको टिक लगा देंगे नहीं, जब आप गहन अध्ययन करेंगे, बुक्स को लेके पढ़ेंगे, रीडिंग लगाएंगे थॉरोली, और जो मेन जो आइटम्स जो आपको नजर में आएगा, टॉपिक्स नजर में आएगा, कुछ ऐसे शब्द नजर में आएगा, उसको आप पॉइंट टू बी नोटेड, उसको आप अपने कॉपीज में नोट करते जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो देखेंगे कि आपका खुद का गट फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और फिर विद्यार्थी करते हैं, हमने भी किया, आप भी करेंगे शायद, वो क्या है कि जब आपका फाइनल फुल एक अप्रोच हो गया, आपने लिख लिया, आपके पास वक्त बचा हुआ है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव छूट रहा है, तब आप अपने गट फीलिंग्स पे जोर लगाएंगे। अगर बाय द वे छूट रहा है तो आप उसके नियरेस्ट अप्रोच पर जाएंगे और सोचेंगे कि क्या हो सकता है आंसर्स। तो मे बी वो 10-5 हो सकता है, इट मे बी। लेकिन जैसे आपको मैंने बताया, लिखने का पैटर्न अगर आपने ऐसा ही रखा, टाइडी राइटिंग से लिखा, मार्जिन को रखते हुए आपने लिखा, और हर एक जगह डिफरेंट इंक का इस्तेमाल नहीं करें, आप एक ही इंक जिससे आप लिख रहे हैं, इंक मतलब बॉल पेन, वो गाढ़ा हो, और उससे आप लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे, अच्छे तरीके से प्रॉपरली लिखेंगे, और मार्जिन पे आप इंटीमेट करते जाएंगे एग्जामिनर को, टाइडी राइटिंग्स, कि यहां पर हमने इंट्रोडक्शंस लिखा है, यहां पर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है, यहां हमने मैनेजमेंट्स लिखा है, अ क्लियर विजिबल होगा। तो फिर आप देखेंगे कि आप डिस्टिंक्शन को पार करेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे। ये हो गया आपका प्रिपरेशंस, यानी कंसेप्शंस एंड मिसकंसेप्शंस। मिसकंसेप्शंस क्या हो गया, बहुतों के पास ऐसा होता है कि एक चलती भाषा में हम लोग कहते हैं कि बित्ता नाप के जितना ज्यादा लिखेंगे शायद उतना नंबर आएगा। नो माय फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर ऐसा होता है कि आपको 50 क्वेश्चन लिखना है आउट ऑफ 100, और उन्होंने सोचा अच्छा 100 मिला हुआ है, 60 लिख देते हैं, 70 लिख देते हैं, नो, ऐसा कुछ नहीं होता है। फर्स्ट 50 जो है वही प्रायोरिटी में आएगी। इसलिए ऐसा कुछ नहीं, ज्यादा तामझाम करने से, ज्यादा कुछ लिखने से या कॉपी में नक्काशी करने से कुछ नहीं होने वाला है। टाइडी राइटिंग, पॉइंट एकदम खास करके जो आपसे पूछा गया है वही आप लिखेंगे, उसी को आप आएंगे सामने, लाएंगे एग्जामिनर के सामने, तो आपको अवश्य अच्छा अंक, अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। आ गई बात समझने के लिए? तो इसीलिए मैं आज आपको ये कंसेप्शन एंड मिसकंसेप्शंस की कुछ ऐसी बातें हैं कि कोई आपको कहता है हिस्ट्री चूज कर लो, हिस्ट्री में कैरियर है, कोई आपको कहता है सोशियोलॉजी चूज कर लो, सोशियोलॉजी में कैरियर है। नो माय फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं, हर चीज में कैरियर है। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, अगर गहन तरीके से पढ़ेंगे, तो वही आपको एक लाइन पकड़ा देगा, एक कैरियर दे देगा, डेफिनेटली देगा। हर विषय को, कोई भी विषय फालतू नहीं है। आगे बात समझेंगे? तो यहां पर नहीं आप ऐसा कुछ करेंगे कि इलैबोरेट करके ज्यादा लिखकर नोट्स बनाएंगे, नहीं ऐसा कुछ है कि किसी के कहने पर सब्जेक्ट आप रखेंगे, नहीं ऐसा कुछ है कि ज्यादा हम लिखेंगे, ज्यादा क्वेश्चन का आंसर देंगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। आगे बात समझ? तो यहां है
कंसेप्शन एंड मिसकंसेप्शन। आई होप सो कि आपका जो कंसेप्शन और मिसकंसेप्शन के बीच में जो भी बात हुई हो, हमने आपसे किया हो, तो आपको क्लियर कट जवाब मिल गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलेंगे और इसके बाद कुछ और थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों को लेकर मैं आपके सामने आऊंगा एंड नेक्स्ट वीक से आपके पास मैं क्लासेस लेकर आ जाऊंगा। तो जल्द से जल्द आप मेरे इस वीडियोस को देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप जैसे विद्यार्थियों के लिए ये हेल्पफुल हो। और मैं, जैसा कि मैंने कहा था कि रेगुलरली आप लोगों के साथ मैं रहूंगा, आप लोगों को गाइड करने के लिए एज अ मेंटर, और लाइव क्लासेस में भी आऊंगा मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करने के लिए। ठीक है, चलिए बाय बाय, सी यू, गॉड ब्लेस, थैंक यू।